नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है हमारी खास बुलेटिन सुप्रभात का, तो आइए रुक करते हैं खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सामने आ रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज बैठक होनी है। मंत्रिपरिषद की ये बैठक मानी जा रही है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक का आज आयोजन होगा, तो वहीं लोक भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये अध्यक्षता में बैठक होगी। तो वहीं दिल्ली से लौट रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा किए जाने को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को सीएम धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग और सिडकुल की बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों के पूरा होने तक का पूरा कैलेंडर तैयार किया जाए। जिन परियोजनाओं को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, उन परियोजनाओं का टाइमलाइन समेत ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध किया जाए। आने वाले 5 दिनों में सीएम धामी 50 से अधिक विभागों की समीक्षा करेंगे। कल मुख्यमंत्री ने 5 विभागों के, जिसमें उद्योग और खादी, ग्राम उद्योग और सिडकुल शामिल है, तो वहीं उनकी समीक्षा की। इसके साथ ही आज ही सीएम राजस्व, गुड गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी भी समीक्षा करेंगे। और आज सीएम धामी सुबह 11 बजे ऊर्जा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की भी समीक्षा बैठक होगी। तो वहीं सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवस्थापना दिवस और अवस्थापना विकास और तकनीकी दक्षता से संबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए। आईटी पार्क की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी, उसके उद्देश्यों के साथ ही काम किया जाए और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रयास किए जाए। आज के बैठक भी कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इन बैठकों के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है और किन बड़े प्रोजेक्ट्स पर निर्णय लिया जाता है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, बैठक का आयोजन होना है और कुछ ही दिनों में अभी उपचुनाव का भी आगाज हो जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में की जा सकती है? वैसे देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से दिल्ली से लौटे हैं तो निरंतर जो है सभी विभागों की समीक्षा बैठकों में जुट गए हैं। और जैसे कि देखा था कि लोकसभा के चुनाव थे, तो इस दौरान जो है बैठकों की समीक्षा नहीं हो पाई थी। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं हर तीसरे महीने में जो है सभी विभागों की समीक्षा करते हैं। तो उसी क्रम में निरंतर जो है समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी कार्य है वो अधूरे ना रहे। और जैसे कि हमने देखा कि खासतौर पर उद्योग की जो समीक्षा हुई है, उसमें स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था और तमाम जो है यहाँ पर उद्यमी पहुंचे थे, उसकी कितने की ग्राउंडिंग अभी तक हुई है, वो सब तमाम जानकारी जो है मुख्यमंत्री ने ली। और जो भी अधूरे कार्य है उसको त्वरित रूप से पूर्ण करने के लिए जो है मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। उसी क्रम में जो है आज भी तमाम बैठकें होनी है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि निरंतर सभी विभागों की जो है बैठकें होंगी और जो भी कमियां या जो भी इस दौरान समीक्षा नहीं हो पाई थी या जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उसको त्वरित रूप से पूरे किए जाएंगे। तो इसी क्रम में आज भी जो है 2 बैठकें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरते, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और आगे जो है उपचुनाव भी है। तो इस क्रम में जो है सभी जो समीक्षा बैठक है उसको त्वरित रूप से निस्तारण करने के मूड में मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और तमाम अधिकारियों को जो है इस दौरान दिशा निर्देश के दौरान ये भी कहा गया कि अगर किसी तरीके की कोई कोताही दिखाई दी, जैसे कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है उसकी जब समीक्षा हुई तो उस समय जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जिसकी भी शिकायत आती है उसका त्वरित रूप से जो है निस्तारण किया जाना चाहिए। तो उसी समय ये बैठकों का दौर निरंतर जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निश्चित रूप से भी एक्शन मोड दिख रहा है। जी वही मदन, ये बैठक जो होने वाली है इसको लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कौन से अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन से अन्य कार्यकर्ता शामिल हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है?
वैसे देखिए, जब भी समीक्षा विभाग की होती है किसी विभाग की, तो विभाग से संबंधित सभी अधिकारी उसमें मौजूद रहते हैं, और उसके साथ ही जो अन्य कर्मचारी जो उससे त्वरित रूप से जुड़े हुए हैं वो सब वहाँ पे मौजूद रहते हैं। उसके साथ ही जो है जो मंत्री है, विभागीय मंत्री, वो भी उसमें बैठक में मौजूद रहते हैं। तो इसी क्रम में जो है पूरे विभाग की समीक्षा की जाती है, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि हर दूसरे तीसरे महीने में मुख्यमंत्री करते हैं। तो जो विभागीय जो अधिकारी वो सब मौजूद रहेंगे, और जो भी कमियां हैं उसका त्वरित रूप से निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हैं। जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका। तो आइए रुक कर लेते हैं वहीं अगली खबर का। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने निंदनीय बयान से भारत माता की आत्मा को लहूलुहान करने का कार्य किया है। इसके लिए उन्हें दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी परिपक्व होंगी, मगर खेद होता है कि उनका बयान अभी भी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार के बयान देगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक या संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो टिप्पणी की है वो सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसी है। भारत माता को लहूलुहान करने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये जो बयान है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है राहुल गांधी को लेकर। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड में अब मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। वहीं सोमवार को प्रदेश में गढ़वाल से कुमाऊं तक कई इलाकों में बारिश हुई। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में पहली से 12वीं तक के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जिले में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी और कुछ जगहों में भारी और कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र दौर की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इसे देखते हुए सभी शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित कर दिया गया है। निर्देश की अनदेखी करने पर संबंधित खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भले ही दून में कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन तापमान सामान्य होने के साथ दिन के समय उमस भरी गर्मी परेशान भी कर रही है। सोमवार को भी सुबह से ही उमस भरी गर्मी ने परेशानी बढ़ाए रखी। हालांकि करीब 4 बजे से शहर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई, तो वहीं उमस भरी गर्मी से राहत मिली। उधर देर रात शाम को भी तेज बारिश होने से कई जगहों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। प्रदेश भर में आज भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के येलो अलर्ट जारी की गई है। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून के जोर पकड़ने के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को जनहित के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण बैठक में अफसरों को बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई और बेहतर प्रबंधन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जल शक्ति मंत्री और दोनों राज्य मंत्री अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में होने वाले आगामी परिषद के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बहोरन लाल मौर्य को विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं यूपी की जिस सीट पर विधान परिषद का उपचुनाव होना है, वो सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। बताते चले आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा उपचुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दे दिया था। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है और शाम 5 बजे मतों की जो है गणना की जाएगी। वहीं सूत्रों के माने तो इस उपचुनाव से सपा अपने पैर पीछे खींचती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके पीछे की वजह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। वहीं ये सीट विधानसभा कोटे की है और सीट पर विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत तय की जाएगी। इसके लिए विधानसभा में संख्या के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है और सपा हारी हुई नजर आ रही है और सपा हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहती है। और यूपी विधानसभा में अगर बात की जाए, देखिए विधानसभा सीटों की, तो यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 283 सीट एनडीए के पास ही हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 251, अपना दल एस के पास 13 सीट, तो वहीं रालोद के पास 9 सीट और सुभाषपा के पास 6 सीट और जबकि निषाद पार्टी के पास 5 सीट है। वहीं विपक्षी दलों की अगर बात की जाए तो सपा के पास 105, कांग्रेस के पास 2 सीट है। इसके साथ ही राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 सीट और बसपा के पास महज 1 ही सीट है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष पांडे जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरह से चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है हाल फिलहाल में किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है? देखिए, आज अगर हम नामांकन की बात करें तो नामांकन का अंतिम दिन है और आज अगर प्रत्याशी घोषणा हो गई है, कल ही आज नामांकन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिया जाए तो जिस तरह से अभी हाल ही में उसको निराशा हाथ लगी चुनाव में, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पीडीए कार्ड खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास में बहुमत न होने के कारण उनका चुनावी मैदान में नहीं उतारे थे और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और पिछड़ा कार्ड खेलने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। बहोरन लाल मौर्य को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वो 2 बार के विधायक हैं और उनकी अपनी एक छवि है। साल 2022 के चुनाव में उन्हें निराशा हाथ लगी थी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था लेकिन वो जीत नहीं दर्ज कर पाए थे और ऐसे में अब एमएलसी बनाने का जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि वो निर्विरोध हो सकते हैं क्योंकि विपक्षी दलों के पास में इतना बहुमत नहीं है कि वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहोरन लाल मौर्य का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। फिलहाल परिणाम की बात करें तो 12 जून से हमने देखा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट है और इस बार यहाँ से बहोरन लाल मौर्य को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा? क्या कुछ यहाँ पर चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर हम समीकरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के पास में बहुमत न होने के कारण में कोई इसमें मुकाबला नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण इतने विधायक हैं कि वो पर्याप्त है अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर के। यही कारण है कि किसी प्रकार का कोई इसमें मुकाबला नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहोरन लाल मौर्य निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, लेकिन देखना होगा क्योंकि आज आखिरी दिन है। अगर हम नामांकन की बात करें तो शाम को ये क्लियर हो जाएगा कि क्या किसी और अन्य दलों ने अपना पर्चा दाखिल किया कि नहीं, लेकिन कहीं न कहीं बहुमत की अगर हम बात करें तो बहुमत किसी के पास में नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं इनका निर्वाचित होना कहीं न कहीं तय माना जा रहा है।
12 तारीख को 12 जुलाई को कहीं कहीं परिणाम आने हैं, लेकिन आज शाम को ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें चुनावी मैदान में और कोई दल उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। खासतौर पर अगर हम मुख्य विरोधी दल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके प्रत्याशी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर शाम तक क्या और कुछ इस पर जानकारी सामने आ पाती है। बहरहाल तमाम जानकारियों के हम साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। तो आइए अब चलिए रुक कर लेते हैं सुबह सवेरे का, जिसमें कई खास खबरें जो है उसका जिक्र करेंगे। तो वहीं इस बीच जो जानकारी है वो सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। जो बड़ी जानकारी है वो पश्चिम बंगाल सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में महिला की पिटाई का मामला देखा गया है, दर्ज किया गया है। वहीं राज्यपाल आज पीड़ित महिला से मिलने जाएंगे और दिल्ली से बागडोगरा जाकर पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगी। महिला से मुलाकात करने के बाद फिर वो दिल्ली आएंगे और केंद्र सरकार को घटना की रिपोर्ट सौंपेंगे। तो वहीं गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट तलब की है और आरोपी को अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में महिला को सड़क पर पीटे जाने के मामले में गवर्नर आनंद बोस राज्यपाल आज पीड़ित महिला से मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो वहीं दिल्ली से बागडोगरा जाकर पीड़ित महिला से पहले वो मिलेंगे और महिला से मुलाकात करने के बाद फिर वो दिल्ली जाएंगे। और गवर्नर आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट भी मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सोमवार को मामले पर संज्ञान लिया है और आयोग ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने डायरेक्टर जनरल से तुरंत एक टीम का गठन कर उसे उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा भेजने के लिए कहा गया है। घटना पश्चिम बंगाल की है, जहां से 30 जून को चोपड़ा इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें टीएमसी नेता ताजेमुल हक उर्फ जेसीबी को 2 लोगों ने, एक महिला और एक पुरुष को सड़क पर छड़ी से पीटते नजर आ रही थी। तो वहीं स्थानीय लोगों ने दावा किया कि महिला और पुरुष के बीच कथित रूप से अवैध संबंध है, इसलिए ताजेमुल इस मामले में त्वरित न्याय कर रहा था। पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने वाले ताजेमुल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पहल करते हुए केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस को उसकी 5 दिन की रिमांड भी मिली है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो वहीं देश में पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से यूपी सहित पूरे देश में प्रभावी हो गए। उत्तर प्रदेश में इन कानूनों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई। 3 नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बयान दिया। तो वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि नए कानूनों के तहत प्रदेश के सभी थानों में बिना किसी दिक्कत के एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को नए कानूनों से अवगत कराने के लिए सभी पुलिस थानों में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं और इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस की तकनीकी शाखा ने नेटवर्किंग व्यवस्था पहले ही तय कर ली थी और आवश्यक सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए थे। नए कानूनों के तहत प्रदेश में अमरोहा में पहली और बरेली में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। धाराओं में बदलाव के बारे में पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी थानों में एक मार्गदर्शी पुस्तिका भी उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं नए कानून पैकेज प्रदेश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और बिना दिक्कत के जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की 1 तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर
इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। तो वहीं माफिया अतीक अहमद के बेटों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट केस में उन्हें आरोपी बना दिया है। उमेश पाल शूटआउट केस और एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है, जिसमें अतीक अहमद और उनके परिवार के सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस केस के तहत पुलिस ने अतीक अहमद के बेटों को मुख्य आरोपी बनाया। तो वहीं यह कदम अपराध के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम सबूत भी इकट्ठा किए हैं, जो अतीक अहमद के बेटों के खिलाफ आरोपों में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई से अपराधियों पर दबाव बढ़ता है और समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलती है। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है और अदालत में मामले की सुनवाई किस दिशा में की जाती है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में सोमवार को पुलिस ने अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तो वहीं लखनऊ जेल में बंद है उमर, और जबकि अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने चौथी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों उमर अहमद और अली अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई फिलहाल लगातार जारी है और अब जिले के धूमगंज के थाने की पुलिस ने चौथी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद और नैनी सेंट्रल जेल में बंद छोटे बेटे अली अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो वहीं आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और बाद में दी गई रिमांड को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को दायर की गई याचिका को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, जहां सुनवाई मंगलवार को होगी। सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था केजरीवाल को और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और अब आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दोनों ही मामले में वो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया था और जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 20 जून को इस मामले में निचली कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि निचली अदालत के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। तो वहीं आज अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और अफजाल अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है। तो वहीं गाजीपुर कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की है। अफजाल अंसारी की ओर से सजा को रद्द करने की मांग की गई है। तो वहीं शिकायतकर्ता और सरकार ने सजा को बढ़ाने के लिए अपील की है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य टिका हुआ है। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की चुनावी तकदीर का फैसला अब हाईकोर्ट से आने वाले फैसले पर ही टिका हुआ है। अफजाल अंसारी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के जिस मर्डर केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, उस केस में वो पहले ही बरी हो चुकी है। अफजाल अंसारी की दलील है कि अगर वो मूल मुकदमे में से बरी हो चुके हैं तो उस आधार पर लगे गैंगस्टर केस से उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपील की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से सजा रद्द किए जाने की जो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की है और साथ ही जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में अफजाल अंसारी के मामले पर कल सुनवाई होनी है। तो वहीं बात की जाए अगर अगली खबर की, तो अगली खबर जिस तरह से सामने आ रही है, वहीं जौनपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया है। इस बदमाश का नाम लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में शामिल था और वो कई गंभीर अपराधों में वांछित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह बदमाश वहां छुपा हुआ है, जहां पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की। जब बदमाश ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू की, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इस इनामी बदमाश को मार गिराया। तो वहीं पुलिस को बदमाश के पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिली है।
इस बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था, जो उसकी गंभीर आपराधिक गतिविधियों और फरारी के कारण लगाया गया था। इस कार्रवाई से जौनपुर जिले में पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया साफ दिखाई दे रहा है। इस सफलता के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उपाय भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे। ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने आ रही है, जो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने वाले हैं। आज शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और इसी के साथ अभिभाषण पर चर्चा खत्म होने के बाद ये जवाब दिया जाएगा। राहुल के आरोपों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब लोकसभा में मंगलवार को यानी कि आज देंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आज मंगलवार शाम करीब 5 लोकसभा में अपने भाषण के जरिए लगातार 2 दिनों तक सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि वक्ताओं की संख्या को देखते हुए यह भी तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी के भाषण के समय फेरबदल भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवाबी भाषण के दौरान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सोमवार को सदन में उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे और नेहरू गांधी परिवार पर निशाना भी साधेंगे। वहीं जानकारी ये भी है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चली खींचतान के बाद आखिरकार सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। सुबह सवेरे के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100। धन्यवाद।